अच्छा, तो ये हमारा पेपर था जून 23 का। सही है। अब इस पेपर का जो बेसिकली पेपर 2 वेरिएंट 1 है ना, जो ये वाला पेपर है, इसका हमने सेक्शन ए भी कर लिया है, इसका हमने सेक्शन सी भी कर लिया है। तो ये सेक्शन 20 का रहता था, मैंने बोला चलो मैं यही पेपर करा देता हूँ, तो मैं पूरा जो है ना उसको खत्म कर दूँ। तो ये हमारा माइक्रो वाला सेगमेंट है, आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो और वाला सिनेरियो चल रहा है, इसका सेक्शन भी बड़ा बेकार है। क्लियर कट सिलेक्शन होनी चाहिए क्वेश्चन की, क्या सवाल करना चाहिए 2 और 3 में? 2 और 3 में से क्या करना चाहिए? क्वेश्चन 2 और 3 में से टू ज्यादा मार्क्स गिनेंगे, तो टू सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्वेश्चन 2 एक ऐसा सवाल है जिसमें आप ज्यादा मार्क्स उठा सकते हो एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 3। है ये? अच्छा, अब देख लेते हैं, जरा गौर से सुनना। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। ये पूरा इस पूरे पेपर का सबसे आसान सवाल है। चाहिए, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉजेज ऑफ मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। और कह रहा है कंसिडर विच इज लाइकली टू हैव द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या करोगे, आप सबसे पहले तो उसको बताओगे व्हाट इज द पीपीसी। सही है। तो आपने बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन दे दी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करा, क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग बात कर रहा है। जब भी पीपीसी में मूवमेंट अलोंग होती है तो वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और शिफ्ट कब होता है? जब क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंज आता है रिसोर्स की। पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर डिटेल बताता हूँ। ग्राफ देख लो। लेबलिंग आप गुड बाय गुड एक्स की भी कर सकते हो, लेबलिंग आप कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड की भी कर सकते हो। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, वरना आप गुड बाय गुड एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। आप डिसाइड करोगे आपको क्या लेबलिंग करनी है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर एक मैंने पीपीसी बनाया। अच्छा, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो हम हमेशा बोर्ड आउटवर्ड्स वाला जो है वो पीपीसी बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको मूवमेंट अलोंग दिखानी है, तो मूवमेंट अलोंग से बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने जो है वो दो कॉम्बिनेशन दिखा दिए उसको। यहाँ पर आपने लिखा पॉइंट ए, यहाँ पर आपने लिखा पॉइंट बी, और आपने बोला कि भाई मैं जो है ना वो इस कॉम्बिनेशन से इस कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूँ। तो आपने ये ग्राफ समझाया। इसमें आपको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह भी समझाना होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र कर रहा है ये वाला ग्राफ, जिसमें आप मूवमेंट अलोंग दिखा रहे हो। और जो शिफ्ट वाला सिनेरियो होता है वो आपको याद है, मैंने समझाया था, पीपीसी जब शिफ्ट होता है तो इसका मतलब उसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। और पीपीसी के शिफ्ट होने की जो रीजन होती है वो क्या होती है? जब उसके क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स में चेंज आता है। चाहिए, जब एक इकोनॉमी के क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स में चेंज आ जाता है ना, तब आपका पीपीसी शिफ्ट होता है। तो इसने पीपीसी का शिफ्ट जो है वो बताया नहीं है कहाँ पर करना है। तो मैं राइट पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव सोचते हैं। तो मैं इसको राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCD। तो ये मैंने इसको राइट वर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया। अब तुम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ से समझा लो, या कोई भी एक जो है वो फैक्टर लिख दो। है? Clear है? नहीं नहीं, वो आपको नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं होती ग्राफ में, जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाते हो ओनली। ठीक है। तो आपने ये दो डायग्राम्स बनाई, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन किया, पीपीसी डिफाइन किया, आपको 3 मार्क्स जो है वो मिल गए। अब आपको इन दो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है, आंसर को एनालाइज करना है, और एंड में एवेल्युएट करना है कि दोनों में से इमीडिएट इम्पैक्ट किसका होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए कि इमीडिएट इफेक्ट जो है, ये जून 23 का पेपर 2 वेरिएंट 1 है। सही है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो किसका होना चाहिए? दोनों दोनों में से इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो हमेशा किसका होगा? मूवमेंट का होगा। सही है, क्योंकि शिफ्ट में टाइम लगता है, पोटेंशियल बढ़ रहा है आपका। तो बेसिकली इट्स टाइम टेकिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी और रिसोर्स बढ़ाने में टाइम लगता है। तो डायग्राम के एनालिसिस कैसे होंगे? आप उसको जो है वो मूवमेंट अलोंग द पीपीसी बताओ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। फिर आप बताओ रिसोर्सेज आर शिफ्टेड बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग वाला देना है। ठीक है, क्योंकि आपने बोर्ड आउटवर्ड्स पीपीसी बनाया है, तो इमोबिलिटी की बात करोगे आप थोड़ी बहुत। ग्राफ समझाना बहुत आसान है। फिर शिफ्ट ऑफ अ पीपीसी इज कॉज्ड बाय इंक्रीज। मैं इंक्रीज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने राइट वर्ड शिफ्ट किया है। इंक्रीज इन द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाता है, आपके दोनों गुड्स के मैक्सिमम आउटपुट्स बढ़ जाते हैं, यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज, क्योंकि अब आपके रिसोर्सेज की क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ गई है। एग्जाम्पल दे दो। बोलो, ट्रेनिंग से भी होता है, एजुकेशन से भी होता है, इमिग्रेशन से भी होता है, और भी बहुत एग्जाम्पल से, रिटायरमेंट एज का बढ़ जाना, स्कूल लिविंग एज कम हो जाना, या क्वालिटी ऑफ लैंड बढ़ गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। सही है। तो आपने पीपीसी के शिफ्ट वाले आपने उसको पॉइंट दे दिए। क्लियर है चीज?
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर कंटेंट आपके लिए और भी लिखा हुआ है कि भाई एन इंक्रीज इन द quantity and quality of FOP raise the productive potential and helps the country to produce more. This is a long-term step. सही है, this is a long-term step which will not be instant. आपने उसको बता दिया. On the other hand, a movement along the PBC used is to use current resources and take decision of reallocation. Though this requires retraining of workers, most important, from one production process to another. सही है. Practically अगर आप सोचो, आप एक गुड से दूसरे गुड पे जब लेबर को ला रहे हो तो आप इतना आसानी से नहीं ला सकते. यू हैव टू रीट्रेन वर्कर्स. बट अगेन दिस प्रोसेस इज क्विक एज कम्पेयर टू पोटेंशियल का शिफ्ट होना. तो कंक्लूड आंसर किस तरीके होगा सही देख लो. In order to conclude, movement along the curve is more immediate than shift, as shift represents increase in productive potential of the economy, which cannot occur overnight, whereas the process of reallocation is much more in control. ठीक है. फिर ये क्वेश्चन बढ़ जाए आगे. बड़ा आसान सवाल था यार. अच्छा. सही है. पीछे वाला पैराग्राफ ऑप्शनल है भाई. ना नहीं लिखना तो आंसर नहीं लिखो, मसला नहीं है. आप डायरेक्ट डायग्राम समझा के कंक्लूड कर दो. Part B, assess whether education should be classified as a public good rather than classified as a merit good. सही है. तो इस सवाल में एक स्टूडेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो वो बता दे कि भाई प्राइवेट और पब्लिक गुड होते क्या है. अच्छा, मेरिट गुड डायरेक्टली नहीं बताना, आपको पता होना चाहिए मेरिट, डीमेरिट और अदर प्राइवेट गुड, ये सारे प्राइवेट गुड की कैटेगरी में आते हैं. तो कंपैरिजन पब्लिक मेरिट का नहीं होता, प्राइवेट और पब्लिक का होता है. तो पहले एक स्टूडेंट को चाहिए एज एन इंट्रोडक्शन AO1 के मार्क्स उठाने के लिए वो डिफाइन करते प्राइवेट गुड क्या है. सही है. वो जो है वो प्राइवेट गुड के जो है वो फीचर्स बता दे. अच्छा, क्या क्या फीचर्स होते हैं प्राइवेट गुड के. राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. फिर एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पब्लिक गुड के बारे में बता दे और उसके भी फीचर्स बता दे. और क्या फीचर्स होते हैं. नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. क्लियर है यहाँ तक. आगे क्या आना चाहिए. आगे क्या करें. अब आप मेरिट गुड से कहानी स्टार्ट करोगे. अब आप उसको बोलो कि एजुकेशन जो है वो एक मेरिट गुड है. सही है. और मेरिट गुड वो क्यों है, क्योंकि इट बेनिफिट्स बोथ द कंज्यूमर एंड द थर्ड पार्टी ना. तो आपने उसको बताना है कि भाई मेरिट गुड्स में सोशल बेनिफिट आर ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट. सही है. और आपने बताना है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस होती है ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स. ठीक है. और आपको ये बताना है कि ये प्राइवेट गुड है क्योंकि इसमें प्राइवेट गुड के फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं. इसमें राइवलरी का भी फीचर आ रहा है और इसमें एक्सक्लूडेबल का भी फीचर आ रहा है. अब ये कैसे आ रहे हैं, अब देखो मैं समझाऊंगा कैसे. ये मसला यहाँ पर आता है. सही है. नहीं आएगा अब्दुल्ला बेटा, क्यों आएगा. अब यहाँ पर इस चीज को आप समझो कि आप एजुकेशन राइवल कैसे. एजुकेशन राइवल ऐसे कि जब एक स्टूडेंट का स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो दूसरे का शायद ना हो सके. एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम कर सकती है. स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप फीस पे करते हो. यू कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम पेइंग. यू कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द सीट स्कूल की. तो एजुकेशन में राइवल और एक्सक्लूडेबिलिटी दोनों आती है. तो आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझना है. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है आंसर. सही. तो मैं आपको वो दिखा दूंगा. थोड़ा बहुत मेरे पास कॉन्टेंट इसका लिखा हुआ था तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ. अच्छा, और मजीद आप क्या बताओगे यहाँ पे. और मजीद आप उसको ये बताओ कि हाँ, और मजीद इसको ये बताओ कि these goods are provided through market. right? These goods are provided through market because you can set a price for these goods. Price is possible. Demand and supply होता है यहाँ पे. And profit is possible. आप प्रॉफिट बना सकते हो. Again, if a producer can make profit,
तो वो उस चीज को प्रोवाइड करता है। पर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या आता है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है, सही है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि इंफॉर्मेशन फेलियर है। सही है, इंफॉर्मेशन फेलियर है, लोगों को इसके ट्रू बेनिफिट्स रियलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से लोग जो है वो इसको अंडर कंज्यूम करते हैं। सही है, प्रोड्यूसर इसको अंडर प्रोड्यूस करता है, लोग इसको अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, विच लीड्स टू अंडर एलोकेशन। तो इसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ता है, या तो गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज आती है, या तो मैं सब्सिडी लगा दूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, या तो एक ऑप्शन फिर मेरे पास ये होता है कि एज ए गवर्नमेंट आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड। जैसे जर्मनी जो है, जैसे जर्मनी जो है वो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सही है, तो स्टेट कब प्रोवाइड करती है एजुकेशन? जब प्राइवेट सेक्टर सही से नहीं कर पाता। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होती है, पर सही है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट गुड्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशन है प्राइवेट गुड। सही है, एजुकेशन कौन सा है पब्लिक गुड? बेटा कभी भी नहीं हो सकता। अब हवाई कॉन्सेप्ट नहीं बनाओ ना बेटा, इतने करीब पेपर के, नहीं होता कौन सा है पब्लिक गुड, एजुकेशन इज अ प्योर प्राइवेट गुड। सही है, इन्फॉर्मेशन फेलियर ये है ना कि लोग इसके ट्रू बेनिफिट्स को रियलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ये अंडर कंज्यूम्ड होता है, अंडर प्रोड्यूस्ड होता है, अंडर एलोकेटेड होता है, जिसकी वजह से कभी कभार स्टेट को डायरेक्टली प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो, पब्लिक स्कूल्स की एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट को जो है ना वो डायग्राम से भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो है वो इन चीज़ों की डिमांड सही से नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो फिर बीच से हट जाता है। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, एक एक्सपेन बनाओ, यहाँ पर आप लिखो प्राइस, यहाँ पर आप लिखो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड डिमांड। आप सिंपली जो है वो एजुकेशन की डिमांड कम कर सकते हो। सही है, जिसकी वजह से देखो ये प्राइस कम हो रही है। ये आपका आ गया P1, ये आपका आ गया Q1, ये देखो आपकी क्वांटिटी कम हो गई। क्लियर है ये चीज? असल बेटा क्लियर है, ये कोसाइन नहीं हो सकता। हाँ भाई, ये बहके बहके ख्याल दिल में नहीं लाओ भाई। अब आप उसको पब्लिक गुड के बारे में बताओगे। सही है, अब आप उसको पब्लिक गुड के बारे में बताओगे। अच्छा, पब्लिक गुड के बारे में उसको किस तरीके से बताएंगे? सही है, अब आप उसको बताओगे भाई, जहां तक बात है पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड का सीन कुछ ऐसा होता है कि या तो ये डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट तो खैर आप लिख सकते हो, पर आप इससे बेहतर लिख दो इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू सेट प्राइजेस। सही है, जैसे आप यहाँ पर मिसाल उसकी ले लो स्ट्रीट लाइट की, जब तक कौसाई का वो खुद जिक्र ना करे या क्वेश्चन हिंट ना दे रहा हो तब तक कौसाई नहीं बताते ना, या तो इवैल्यूएशन में आता है कौसाई। इस क्वेश्चन का तो पर लेना देना ही नहीं है कौसाई से। जब पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे वो प्योर पब्लिक गुड है। सही है, तो आप बोलो कि इन गुड्स की प्राइस जो है वो पॉसिबल नहीं है, एज दे आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सपोर्टेबल। और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से एक और मसला आता है, याद है आपको, फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि लोग जो हैं वो विदाउट पेइंग भी इन चीजों के बेनिफिट्स उठाते हैं। तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर अगर इन चीजों को प्रोवाइड कर भी देगा तो उसको मोस्ट लाइकली लॉस ही होगा, वो प्रॉफिट बनाना पॉसिबल ही नहीं है इन चीजों से। तभी जो है द सोल प्रोविजन इज विद द गवर्नमेंट। क्लियर है? सही है, अब मैंने काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस कंटेंट को जो है वो आंसर में यूज कर सकते हो। इस कंटेंट को जो है वो आंसर में आप यूज कर लेना। सही है, आपका आधे ज्यादा आंसर ऐसी कंटेंट से हो जाएगा। जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई है ना वो सब मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, डिटेल में लिखी हुई है। फ्री राइडर प्रॉब्लम कैसे समझाना है, उसके अलावा जो है वो एजुकेशन किस तरीके से राइवल और वो होता है वो भी आप समझा सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे कंटेंट आप उसको बता सकते हो, फिर ये चीज। अच्छा आप, सही है, अब ये वैल्यूएशन है। एंड में तुम क्या बोलोगे ओवरऑल, ये पॉइंट्स देख लो सारे। एंड में आप उसको सबसे पहले तो ये बोलो कि पब्लिक गुड कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, मेरिट गुड्स विल बी अंडर प्रोवाइडेड इन द फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट शुड इंटरवीन टू इंक्रीज प्रोविजन। हमने आंसर में मेंशन किया हुआ था। However, if the demand for education is extremely low in a country when provided through a market, a government could decide to provide it entirely through the state. But still, अगर गवर्नमेंट एक चीज प्रोवाइड कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक गुड हो जाए। कंक्लूजन पढ़ लो,
ये इन कंक्लूजन से रीड कर लो। सही है। अच्छा फिर आ जाते हैं उस पर, 3A पे। अच्छा अब ये 3A देख लो। 3A में ये कह रहा है कि with the help of a formula explain the meaning of cross elasticity of demand and consider which determinants are the most important in establishing the size and the sign of its coefficient। तो पहले तो आप इस चीज को समझो, कर सकते हो आसन बेटा आप उसकी बात। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? एक पॉइंट बेटा, क्वेश्चन में एक पॉइंट, इवैल्यूएशन में एक पॉइंट होगा ना, 2 मार्क्स की। कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर। सही है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? नंबर। अब कोफिशिएंट का साइन भी होता है, कोफिशिएंट का साइज भी होता है। एक नंबर है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे 5 इज अ कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का साइन भी होगा। सही है। कोफिशिएंट का साइज भी होता है। साइज ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, मोर देन 1 भी होता है, लेस देन 1 भी होता है, और साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या जीरो होता है। मतलब जीरो तो चलो खैर साइन ही नहीं आया। तो इस चीज को आप समझो ना, बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। अब मुझे ये AO1 तो करना बहुत आसान है। XCD का सवाल है, कैसे AO1 के मार्क्स उठाऊंगा? XCD को डिफाइन करूंगा, XCD का फॉर्मूला बता दूंगा, कोफिशिएंट के बारे में जिक्र कर दूंगा, वैल्यू बेसिकली जो होती है, वैल्यू होता है कोफिशिएंट। सही है। एंड वैल्यू का साइज भी देखते हैं, साइन भी देखते हैं। सही है। तो आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करो, पॉजिटिव वैल्यू। AO1 और AO2 एक तरह से बेसिकली यही है कि आपको बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क क्या होता है और ग्राफ क्या है, वगैरह वगैरह। सही है। साइन इज नॉट इग्नोर्ड, लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। एक्सप्लेन पॉजिटिव साइन। XCD जब पॉजिटिव होता है तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो गुड वाई और गुड एक्स समझाने के लिए, फिर हम आगे गुड्स की भी एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब प्रैक्टिकल थोड़ी, जैसे पेप्सी कोक की एग्जाम्पल दे देंगे या किसी और चीज की दे देंगे, पर यहाँ पर गुड वाई गुड एक्स से समझाओ। उसको बताओ कि भाई जब प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मली कौन से गुड्स में होता है? ये सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है। तो आप उसको बताओ कि जब XCD इज पॉजिटिव, हम सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है? फिर आप साथ में उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दो। फिर इसी तरीके से आप उसको नेगेटिव के बारे में बताओगे, एक्सप्लेन द नेगेटिव साइन। अगेन यूज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड वाई एंड गुड एक्स, पहले गुड वाई एंड गुड एक्स के थ्रू समझाओ और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में दे देना उसको। सही है। और आप उसको बताओ कि भाई जब प्राइस ऑफ गुड बाय बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड ऑफ अदर। देन यू नीड टू लिंक दिस विथ कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स के केस में ये होता है, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, कार पेट्रोल वाली बात। सही है। अब आप यहाँ पर 2 डायग्राम्स बनाओगे, ग्राफ का कहीं भी नहीं बोला, पर ग्राफ के बगैर ये आंसर हो नहीं सकता। इस चीज को आप समझोगे, आप एक AS के स्टूडेंट हो, आपको ग्राफ डालना है आंसर में। सही है। तो यहाँ पर आपने लिखा प्राइस ऑफ गुड बाय, आपने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यहाँ पर भी आपने लिख दिया प्राइस ऑफ गुड बाय, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया क्वांटिटी। अच्छा अब इस चीज को समझो, मैंने प्राइस वाई रखा है, क्वांटिटी एक्स रखा है। सही है, क्लियर है? अब जब आप XCD का फॉर्मूला बताओगे तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बताना, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड बाय। सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय। ऑब्जेक्टिव क्यों बताएंगे बेटा यहाँ पे? सवाल में कहीं बोला हुआ है? कि अलग सवाल तो नहीं दिख रहा, तो मुझे लगा तुम्हें अलग सवाल दिख रहा है, पर भाई ऑब्जेक्टिव क्यों बताओगे? किस चीज को ऑब्जेक्टिव? ये पहला ग्राफ आपका सब्स्टिट्यूट का है। अबे क्यों टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे भाई? तू जानबूझ के तो नहीं कर रहा? प्राइस बढ़ा के दिखाओ, ये प्राइस बढ़ाई, ये क्वांटिटी बढ़ाई।
ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। क्लियर है ये चीज? और फिर आपने कॉम्प्लीमेंट वाला ग्राफ बनाया, या आपके आगे डिमांड। तो थॉट प्रोसेस की है इसकी पीछे, मेरे को ये तो समझाओ, ये क्यों रेवेन्यू की बात करी है आपने? ये ठीक करो ना इसको, ये क्यों ऐसे, क्यों इतना इनडायरेक्ट जा रहे हो सवाल में? यहाँ आपने प्राइस बढ़ाई, यहाँ आपने क्वांटिटी। तो पहला वाला ग्राफ मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है, वो सब्स्टिट्यूट का है। दूसरा वाला ग्राफ मेरे कॉम्प्लीमेंट्स का है, मैंने उसको रिलेशनशिप शो कर दिया। फिर ये चीज, बेटा ये रेवेन्यू वाला सवाल ही नहीं है यार, क्या हो गया तुम लोगों को यार? ये रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है। जब रेवेन्यू की एक्सिटी की बात करते हैं तब डायग्राम नहीं बनती। 8 मार्क के सवाल में समझाना ही वैल्यू साइज और ये सारा रिलेशन है, तो उसमें डायग्राम नहीं बनाओगे? कभी बार ऐसे एक्ट करते हो, पढ़ा ही नहीं है पूरा साल। याद आ गया ये मोनिस? पर क्या टेंशन है भाई ऐसी यार। ठीक है, ये आपने कर लिया, यहाँ तक क्लियर है? बता दूं आगे फिर? अब देखो सवाल का मेन फोकस क्या है। मेन फोकस है, कंसिडर विच डिटर्मिनेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टैब्लिशिंग द साइज एंड द साइन ऑफ इट्स कोफिशिएंट। साइज एंड साइन ऑफ इट्स कोफिशिएंट। अब आप ना साइज और साइन पे फोकस करोगे थोड़ा। आपने ना उसको, आपने उसको जो है वो साइन के बारे में बता दिया, सही है। आपने उसको साइन के बारे में बता दिया कि भाई पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, सही है। आपने उसको जो है वो साइन के बारे में बता दिया, पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। क्लियर है ये चीज? फिर जो है अब आप उसको साइज के बारे में जैसे देखो, और मैंने मजीद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर मैंने ना साइज की बात करी हुई है। साइज का मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वीक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, सही है। जितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा, उतना ज्यादा आपकी एक्सीडी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। जैसे अगर रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट्स का बहुत क्लोज है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी बट मोर देन वन होगी। अगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत वीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेस देन वन होगी। जैसे इसकी मिसाल मैंने आपको क्या दी थी, कि कोक एंड पेप्सी जो है वो स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक्सीडी इज पॉजिटिव बट मोर देन वन, तो +2.5 की एग्जांपल दे दी मैंने। तो साइन से मुझे पता चलता है गुड कौन सा है, साइज से मुझे पता चलता है कितना क्लोज रिलेशन है। ये चीज क्लियर है? जैसे कोक एंड सेवन अप वीक सब्स्टिट्यूट से एक्ससीडी पॉजिटिव है बट लेस देन वन है, 0.5। क्लियर है ये चीज? तो साइन से पता चलता है गुड कौन सा है, साइज से पता चलता है कि कितना क्लोज रिलेशन है। वैसे ब्रांड्स के नेम यूज नहीं कर सकते, पर कोक एंड पेप्सी एक बहुत कॉमन चीज है, सेवन अप एक बहुत कॉमन। अगर आपको ये नहीं लिखना, आप ना लिखो। आप बिल्कुल टी एंड कॉफी और टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ चले जाओ, ये कर लो आप। अरे यार मैं मारूंगा अगर आगे तेरे को, मैं बता रहा हूँ। बोला नेक्स्ट और फिर अब लिख के आएगा। ले रही है। अच्छा, इवैल्यूएशन मैंने इसकी लिखी हुई है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स का भी ये सीन होता है, क्लोज भी होते हैं, वीक भी होते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया था। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट जैसे पाकिस्तान में राइस, चावल और दाल जो है ना वो क्लोज कॉम्पोनेंट है। और चावल और मछली जो है ना वो वीक कॉम्पोनेंट है। आप ये लिख सकते हो। दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। आप राइस एंड कुछ करके लिख दो, और राइस एंड फिश लिख दो, लेंटिल्स। तो राइस एंड लेंटिल्स क्लोज है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और राइस एंड फिश जो है वो, अब यूटेंसिल तो बर्तन होते हैं, क्या बोल रहा है? लेंटिल्स, लेंटिल्स। अबे भाई यार, मामला आउट चल रहे हैं यहाँ पे। ये वैल्यूएशन पढ़ लो, ये वैल्यूएशन रीड कर लो। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ भाई, ये बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से बहुत। तो जनरली ना हमने खाली डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पर ऐसी सिंपल बात करी हुई है, जो हमने यूजफुलनेस में नहीं करते जो हम, तो वही वाली चीज करी हुई है यहाँ पे। क्योंकि उससे फोकस किया हुआ है ना इस चीज के ऊपर, तो थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया कंक्लूजन में। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ज्यादा वाहियात क्वेश्चन है, और मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में करो, सही है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब सा है। और ये अजीब तो मैं नहीं बोलूंगा, पर एक एक बहुत ज्यादा वो है, पॉपुलर पॉपुलर टॉपिक नहीं है ये।
और ये बफर स्टॉक स्कीम के ऊपर है। बफर स्टॉक स्कीम आपको मैंने उस पर पढ़ाई थी, और बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो सही है, ये ऐसे ही इसका मूड खराब होगा, उसने दे दिया। बफर स्टॉक स्कीम बेसिकली एक स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि एग्रीकल्चर गुड्स की जो प्राइसेज है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो उनको वो लोग स्टेबल करते हैं थ्रू इंटरवेंशन इन द मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग करता है वो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक मार्केट है एग्रीकल्चर गुड की जहाँ पर शॉर्टेज हो गई है, तो वहां पर गवर्नमेंट, अब शॉर्टेज जब होती है तो प्राइस बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट अपनी एक टारगेट प्राइस सेट करती है और कहती है कि मुझे इस टारगेट प्राइस पे बार बार आना है। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि एग्रीकल्चर गुड्स की मार्केट में शॉर्टेज हो गई और एकदम से सडन शॉक आया। देखो शॉक क्या होता है, शॉक का मतलब ये होता है कि एकदम से सप्लाई कम हो गई। अब सेम प्राइस के ऊपर जब एकदम से सप्लाई कम होती है तो मार्केट में शॉर्टेज होती है। अब इस शॉक को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टॉक को रिलीज करती है। जब गवर्नमेंट अपने स्टॉक को रिलीज करती है मार्केट में, तो इससे क्या होता है, प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है, मार्केट में अगर सरप्लस हो गया, एकदम से सडन इंक्रीज आ गया सप्लाई में, अगर एकदम से मार्केट में सडन इंक्रीज आ गया सप्लाई में, तो सेम प्राइस पे एकदम से सरप्लस हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एट दिस टाइम अ गवर्नमेंट शुड बाय द स्टॉक, एट दिस टाइम द गवर्नमेंट शुड बाय द स्टॉक। क्लियर ये चीज, ये इसको मार्केट शॉक्स कहते हैं। अगर मार्केट में एकदम से सप्लाई शॉक आता है लेफ्टवर्ड का, तो शॉर्टेज होगी, गवर्नमेंट अपने स्टॉक को रिलीज करेगी। पर अगर एकदम से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और मार्केट में सरप्लस हो जाता है, तो गवर्नमेंट विल बाय दैट स्टॉक ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए, वरना प्राइस कम हो जाएगी। तो प्राइजेस की वॉलिटैलिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। तो prices of agriculture goods are often volatile because supply can vary due to weather. Demand is inelastic, supply is fixed in the short run. फिर आप कह सकते हो buffer stock scheme aims to stabilize prices, ensure the supply of food, prevent farmers and producers going out of the business because of a drop in prices. ठीक है, वो असल लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कंटेंट दिया हुआ है, मैंने शॉक का देखो ग्राफ भी बनाया हुआ है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इट इज अ रेयर क्वेश्चन, नेवर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द पेपर। इससे बेहतर सवाल आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दो अजीब से सवाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा, एक सवाल आपको हमेशा आएगा। सही है, तो सरप्लस होगा, सप्लाई शॉक है, देखो सरप्लस हो गया तो आपने माल अब बाय करना है, और शॉर्टेज में आपको रिलीज करना है। तो मैंने कंटेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये फाइल जब अपलोड होगी तो आप रीड कर लेना। प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो बहुत सिंपल है, वहां भी मैंने लिखे हुए, यहाँ भी मैंने लिखे हुए। आप बोलो कि भाई ये प्राइस फ्लक्चुएशंस कम हो जाती हैं, सप्लाई एग्रीकल्चर फूड की सही हो जाती है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है, प्रोड्यूसर की इनकम स्टेबल हो जाती है। नुकसान क्या है, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज टाइम टेकिंग, गवर्नमेंट की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यहाँ पे, गवर्नमेंट फेलियर भी होता है, कुछ गवर्नमेंट इसको सही से मैनेज नहीं कर पाती। सही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब ये हर एग्रीकल्चर गुड में पॉसिबल है, ये हर एग्रीकल्चर गुड में पॉसिबल नहीं है। आप बफर स्टॉक स्कीम हर गुड पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने इवैल्यूएशन में ये चीज लिखी हुई है कि दिस स्कीम, मैंने इवैल्यूएशन में ये चीज लिखी हुई है कि दिस scheme does not apply to all agriculture products because all goods cannot be stored. Along with this, it requires constant intervention. This means a rise in opportunity cost. So it will depend on the choice the government has made and what is being foregone with the level of finance available. तो बेसिकली बिल्कुल वही बात है, पेरिशेबिलिटी हर गुड की अलग होती है एग्रीकल्चर में। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको स्टोर करना इम्पॉसिबल होता है, तो फिर वहां तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कैसे स्टॉक बफर स्टॉक के साथ खेलोगे, क्योंकि स्टॉक स्कीम में आपको स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास स्टोरेज स्टोरेज में। मतलब गवर्नमेंट का फेलियर ये है कि गवर्नमेंट सही से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, मतलब वही ना इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, कॉस्ट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। तो ये हमारा सेक्शन भी हो गया जून 23 का पेपर 2 वेरिएंट 1।